नमस्कार दोस्तों, अननोन पेट्रियट्स पे आपका स्वागत है। वो कहते हैं दोस्तों, मौत से ज़्यादा मौत का खौफ आपको सताता है। ये घटना मैं बता रहा हूँ, एक केस आई थी रोहिंग्याओं को लेके, जहाँ पे हमारे प्यारे वकील दोनों सिब्बल और सिंघवी दोनों जोड़ी ये पहुँच गए थे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और आसाम से रोहिंग्याओं को पकड़ के वो समुद्र पे ले जाके उनको फेंक दिया गया और इससे एक हाहाकार मच गई। एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये बात फैक्ट है कि रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया गया था और बहुत चतुराई से ये बात को, इस नैरेटिव को फैलाई गई थी कि उन्हें जहाज़ से ले जाया गया और उन्हें बीच समुद्र में फेंक फेंक दिया गया। इस घटना से या इस खबर से, इस अफवाह से ऐसी एक हवा बनी कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं में और जितने भी इलीगल्स थे और उनको शरण देने वाले थे, उनमें एक हाहाकार सा मच गया। इसे कहते हैं गेम ऑफ नैरेटिव्स। गेम ऑफ नैरेटिव्स को जो जीत लेता है वही वॉर को जीतता है। तो ये जब हुआ, इसका एक ऐसा असर हुआ कि हज़ारों हज़ारों की संख्या में आसाम से और बंगाल से वो बांग्लादेशी खुद व खुद जो है वो छोड़ के जाने लगे। और एविक्शन ड्राइव तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है भारत सरकार के द्वारा। आपने रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग सी घटना सुनी होगी कि गुरुग्राम में एफबी पे किसी ने पोस्ट कर दिया था कि अचानक मेड्स गायब हो रहे हैं सोसाइटीज़ से। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, मेड्स जो काम करने आती है और कुक्स जो आती हैं। क्या हालत है हमारी सोसाइटी की कि हमारी जो गुड़गांव की जो अपर कास्ट, जो सॉरी अपर कास्ट नहीं, अपर माले के जो लोग हैं हायर स्ट्रेटा के, वो डिपेंडेंट हैं बांग्लादेशी मेड्स पे। खैर, अब ये हालत हो गई है कि वो रो रहे हैं कि बांग्लादेशी मेड्स जो हैं वो चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। खैर, ये वो जाने। बट सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी एजेंसीज कुछ तो अच्छा काम कर रही है, जिनके कारण जो हैं ये भाग रहे हैं और गुरुग्राम में जो है मेड्स का अकाल पड़ रहा है। इसके पीछे के कुछ रूट्स को हम लोग देखते हैं। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन मीर जाफ़र। ये ऑपरेशन मीर जाफ़र चलाया गया था कोलकाता में इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। और इसका केंद्र बिंदु जो था वो कोलकाता का भवानीपुर एरिया और दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट था बर्धमान। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आईबी और सिग्नल इंटेलिजेंस से हमेशा कोऑर्डिनेट ये हो रही थी कि कुछ पैटर्न देखी जा रही थी कि यहाँ से कुछ सिम्स जो हैं वो दिल्ली पहुँच जा रही हैं और वहाँ से वो सिम के द्वारा दिल्ली से फिर पाकिस्तान में कॉल किया जा रहा है। ये लगातार पैटर्न पिछले 2 साल से चला जा रहा था। ये बहुत तरीके से एनालाइज किया जा रहा था। उसके बाद आईबी की पूरी टीम लगती है और उसके बाद 2 सस्पेक्ट्स को भवानीपुर से और 2 सस्पेक्ट्स को बर्धमान से उठाती है और कुछ गांव से भी उठाती है। और उससे बहुत क्रूशियल जानकारियां हमें मिलती हैं इनके मॉडस ऑपरेंडाई के बारे में। अब ये करते क्या थे कि ये बंगाल के गांव-गांव जाके सिम्स को किसी के नाम पे, किसी गांव वाले के नाम पे सिम को उठाते थे और उसके बदले उन्हें पे किया जाता था एनजीओज़ के द्वारा और उससे भवानीपुर, बर्धमान लाया जाता था। वहाँ से फिर उसे दिल्ली भेजा जाता था, जहाँ से वो पाकिस्तान कॉल किया जाता था उन नंबरों से। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ की दी जा रही थी। पूरी मुखबिरी जो है, पूरी स्पाइंग हो रही थी। तो इसका अंदेशा जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिला और वो लगे उस पर एक्शन लेने। और वो जो पकड़ाए 4 लोग, उनसे हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। और हमें ये भी जानकारियाँ मिली कि ये लोग बेसिकली बांग्लादेश के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंसरुल बांग्ला। अंसरुल बांग्ला से ये लोग
कनेक्टेड थे। अब ये देखिए, अंसरुल बांग्ला वाज एक अहम किरदार था जो मोहम्मद यूनिस के साथ मिलके जो शेख हसीना के गवर्नमेंट को गिराया था, और उसके बाद वहाँ पे जिहादी तत्व जिस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है, एक्टिव हो रही है, और इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसके पीछे अंसरुल बांग्ला का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब ये अंसरुल बांग्ला जो है, ये अंसरुल बांग्ला का लिंक पाया गया पीएफआई के साथ। अच्छा, आपको याद होगा कि एक ऑपरेशन ऑक्टोपस अजीत डोभाल जी ने लॉन्च किया था, और वहाँ पे रातों रात पीएफआई के जितने भी टॉप लीडरशिप है उनको उठा लिया गया था। अब ये जब हुआ तो इनसे जो इंट्रोगेशन हुई, इनसे इंट्रोगेशन से बहुत सारी कड़ियाँ जोड़ी गई, और इसके सेकंड रंग, इनके सेकंड हैंड कमांड्स जो थे, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो लोग का कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और इनके पास बाकायदा पर्टिकुलर रेडियो सेट्स होते थे जो चाइनीज़ मेड थे, पाकिस्तान से उन्हें मुहैया कराया गया था, वाया बांग्लादेश भी उनके पास आया था। तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये मिले, उसके बाद एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी मिला कि पीएफआई के साथ अंसरुल बांग्ला का क्या रोल है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद ये लोग आपस में लाइव क्या डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या ये जानना भी एक चैलेंज था। यहाँ पे उसके बाद हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, खास करके रॉ यहाँ पे एक्टिव होती है, और रॉ हमारे एक स्पेशल ग्रुप एजेंट को, जो एजेंट रुद्रा नाम दिया गया था उनको, उनको काम पे लगाती है कि वहाँ के बांग्लादेश में छुपे हमारे एसेट्स को एक्टिव किया जाए और उन्हें अंसरुल बांग्ला में प्लांट किया जाए, ताकि अंसरुल बांग्ला के साथ यहाँ पे छुपे हुए जितने भी गद्दार हैं, और जो यहाँ पे बैठे बैठे, जो कि बेसिकली ये काम कर रहे थे कि यहाँ पे बैठे बैठे आधार कार्ड तैयार करना और राशन कार्ड तैयार करना, जितने भी इन्फिल्ट्रेशन का काम है वो ये लोग तैयार किया करते थे। तो एजेंट रुद्रा जो हैं वो वहाँ पे अपनी टीम के साथ इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से बैठ के हमारी टीम उनके थ्रू बात किया करती हैं, और अंसरुल बांग्ला के लोगों से बात करते हैं, और उन्हें ये पता नहीं चल रहा होता है कि रेडियो सिग्नल पे यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हमारी एजेंसीज बात कर रही हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये उनके हैंडलर्स बात कर रहे हैं, और इससे हमें सारी जानकारियाँ मिलती चली गई कि यहाँ पे कौन कौन से हैंडलर्स हैं अंसरुल बांग्ला के, जो कि रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से जो मास जो फेक आधार कार्ड और फेक राशन कार्ड, फेक वोटर आईडी जो बन रही है, इनको तैयार करने में। जब ये तैयार होता है तो फिर एक मास्टर प्लान बनाई जाती है आईबी के द्वारा और दूसरे एजेंसीज के द्वारा और एनआईए के द्वारा। एक लोकल विधायक है हारून शेख करके, हारून अली शेख, उनका नाम बार बार कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में, जो कि हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस बार बार उस पैटर्न्स को, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स जो आपत्तिजनक टेलीग्राम ग्रुप्स जिनके थ्रू ये जो रैकेट्स चलाए जा रहे थे आधार कार्ड बनाने के, वोटर कार्ड बनाने के, हारून शेख नाम आता है। तो एक बंदे को प्लांट कराया जाता है हारून शेख के ऑफिस में, ये देखने के लिए कि वो लोग काम कैसे करते हैं, वो लोग लोकल बंदे को रिक्रूट कैसे करते हैं, और उसके बाद इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ पे एक्टिव है। तो ये पाया गया कि इनका नेटवर्क बेसिकली बंगाल के कम से कम 14 जिलों में एक्टिव है, और इसके अलावा इनका पेनिट्रेशन आसाम और बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में भी है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। एक बंदा जो हारून अली शेख के ऑफिस में घुस जाता है, वो अपना जो है उसका कॉन्फिडेंस जीतता है, और उसके बाद वहाँ रह के फ़र्ज़ी आधार कार्ड बनाना और फ़र्ज़ी
वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनाना का गेम पूरा सीखता है, और उसके बाद वो पूरा चीज़ की जानकारी और ब्यौरा जो है वो एनआईए और आईबीए को हैंड ओवर करता है। उसके बाद हारून शेख की गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद इंट्रोगेशन में वो पूरा तार यहाँ से लेके दिल्ली तक और कश्मीर से लेके केरल तक कैसी फैली हुई है, ये वो बताता है। इसके पहले मैं एक छोटा सा आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारी एजेंसियाँ और हमारी सरकार जो है वो कैसे काम कर रही थी। आपको याद होगा कि शाहीन बाग के जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, और प्रोटेस्ट के समय पब्लिक ये बोल रही थी कि मोदी सरकार इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही है, और मोदी सरकार इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। वो एक्शन दोस्तों इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि ये उनका पूरा पैटर्न जानना चाह रहे थे कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन कौन एनजीओज इन्वॉल्व है, कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप्स एक्टिव है कि एक बार एक मैसेज छोड़ने पे हज़ारों के तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये बिरयानी कौन सप्लाई कर रहे थे? एक परविंदर सिंह, परहैप्स परविंदर सिंह नाम के एक बूढ़े बुजुर्ग, वो स्वेच्छा से आ जाते हैं यहाँ पे ठेला लगा के, वो जो है वो बिरयानी खिला रहे होते हैं। कोई करीम का बिरयानी जो है वहाँ से वो सप्लाई आता है। तो इंटेलिजेंस के एक बंदे को करीम की बिरयानी के ढाबे में घुसाया जाता है, वो बंदा ऑलमोस्ट वहाँ 2 महीना काम करता है। कैन यू बिलीव इट? ये हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की करामात है। और वो पविंदर सिंह जी जो हैं वो बेसिकली खालिस्तानी हैं जो पकड़ाते हैं। उसके बाद उनसे लिंक मिलती है, और वो जो करीम का जो वो बिरयानी का ढाबा है वहाँ पे वो लोग पकड़ाते हैं कि वो कैसे कैसे बिरयानी सप्लाई होती है, उस बिरयानी के लिए पैसा कहाँ से आता है, कौन एनजीओज इन्वॉल्व है, और हवाला का मनी कहाँ से ये होता है। ये पूरा चेन पैन इंडिया में पीएफआई की मदद, आईएसआई कैसे इन्वॉल्व है, चाइना कैसे इन्वॉल्व है, वहाँ से बांग्लादेशी अंसरुल बांग्ला, तो बांग्लादेश में नज़र हमारी सरकार की पिछले 3 साल से ऑलरेडी थी। आपको याद होगा कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था कि क्या हमें ये पता नहीं है कि बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से कैसे फेक आधार कार्ड और फेक राशन कार्ड, वोटर कार्ड ये बनाया जाता है। तो जानते वो पहले से ही थे। तो पूरे चीज़ को क्रैक करने के लिए जब तक आप उसके इनसाइड में घुसते नहीं हो तब तक आप और जब तक आप जान नहीं लेते हो कि अब जब हम अटैक करेंगे तो पूरा मूल नाश कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक था फॉरेनर्स इमिग्रेशन एक्ट। फॉरेनर इमिग्रेशन एक्ट जब लाया गया उसके बाद ही क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ। नहीं तो क्या होता कि आप किसी बांग्लादेशी को पकड़ते और उसके बाद वो चला जाता, ये मनु सिंघवी और सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते और मानव अधिकारों का हनन कहते हुए उनको वो केस डिसमिस हो जाता, और पूरा जो इंटेलिजेंस का काम था वो पूरा स्क्वैश हो जाता। तो ये पूरा गेम ख़राब हो जाता और वो लोग अपने पूरे मोडस ऑपरेंडाई को पूरा चेंज कर लेते। तो फॉरेनर्स इमिग्रेशन एक्ट आने के बाद से हमारे पास एक ऐसा हथियार आया है सरकार के पास कि वो ना केवल जो फेक आधार कार्ड बना रहा है, फेक वोटर कार्ड बना रहा है, बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट दे रहे हैं, जो एनजीओज़ हैं जो पैसा दे रहे हैं, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं, उनको भी 10 साल का सज़ा का प्रावधान इसमें दिया गया है। ये सोच के देखिए, जब से ये बिल आया है तब से ताबड़तोड़ एक्शन इन पे चला जा रहा है। अब देखिए इसके पीछे में अब हम ज़रा सिग्नल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस जो है पिछले 3 साल से पैटर्न्स देख रही हैं, इनके वॉइस मॉड्यूलेशंस को एआई पे डाल के ये देख रही हैं कि कहाँ कहाँ पे एआई ये पैटर्न पकड़ सकता है कि कोई भी बांग्लादेशी अगर फ़ोन से बात कर रहा हो तो वहाँ पे हमारे सिस्टम में, हमारे प्रेडिक्टिव मॉडल में एक रेड फ्लैग अलर्ट कर देता है कि ये जो बोलने का तरीका है ये बांग्लादेशी टोन है। इसके बाद एक इंटेलिजेंस का टीम को दिल्ली में रवाना किया जाता है। कुछ मस्जिदों के पास जो टिप आई थी कि बांग्लादेशी दिल्ली के कुछ
मदरसे और मस्जिदों के पास जाते हैं और उनका जो प्रॉपर जो तरीका होता है, वहाँ के अगल-बगल वाले पान दुकान होते हैं, कुछ सर्टेन दुकानें होते हैं, वहाँ वो लोग जाएँगे। उनको पता होता है कि इन जगहों पे जाना है और सबसे पहले जो वो पूछेंगे कि मस्जिद कहाँ है, और उनका पूछने का तरीका भी जनरली 99% ऑफ द जो बांग्लादेशी होंगे वो पूछेंगे मस्जिद किधर है, क्योंकि वो मस्जिद बोल नहीं पाते। सो देयर आर पैटर्न्स, देयर आर टोन्स, देयर आर, ये जो बोलने की शैली है, ये जो भाषा की शैली है, क्योंकि उनका बांग्ला अलग होता है, एआई में इसका एक पैटर्न तैयार किया गया है। और इसके अलावे हमारे पास टेलीग्राम्स और व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे वो लोग ये पैटर्न दिखाया जा रहा है कि ऐसे हज़ारों लाखों में ऐसे बंगाल के निवासी हैं, कोई शेख हारून है, तो कोई अब्दुल है, तो कोई शेख करीम है, जिनके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक में जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं वो सारे बांग्लादेश में हैं। तो इससे भी एक बहुत बड़ा एक डेटा का चंक मिलता है कि किन्हें हमें अटैक करना है, किन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, और कौन लोग रियल में बांग्लादेशी हैं। तो ये जो भी पॉलिटिक्स चल रही है कि बांग्ला बोलने पे हमें अटैक किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी गलत है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पिन पॉइंटेड होके जितने भी सारे इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं और रोहिंग्याज हैं, और एक इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूँ कि म्यांमार में जाके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां वहाँ रोहिंग्या की जो वो लैंग्वेज है पर्टिकुलर, वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश की और कुछ लोगों को यहाँ पे ले आए, जो यहाँ पे जो रोहिंग्या हैं जो पकड़ाएंगे उनसे वो बात कर सके, और रोहिंग्या जो आपस में कम्युनिकेट करें, उनको अगर इंटरसेप्ट करना है और अगर उनको समझना है, तो उनको समझने के लिए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कुछ एक्सपर्ट्स को हायर किया है, जो लोग रोहिंग्यास को भाषा को समझ सके, उनको ट्रैक कर सके और उसके बाद डिपोर्ट कर सके। तो इस लेवल पे जो है हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, हर स्तर पे काम हो रहा है। और उसके बाद अगर हम आते हैं कि मोदी जी का जो विज़न है 2047, तो ये जग जाहिर है कि 2047 तक मोदी जी अगर इसी तरह हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक फ्री हैंड दें, तो ये लगभग 8 से 10 करोड़ अगर बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्याज हैं, ये फिगर, दिस इज़ वेरी स्पेकुलेटिव, इट कैन बी 5 करोड़, इट कैन बी 6 करोड़, एंड इट कैन इवन बी 8 और 10 करोड़, नोबडी नोज, क्योंकि ये डेटा बेस एक्चुअली, बिलीव मी, मोर और लेस सरकार के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास अब ऑलमोस्ट आने लगी हैं, बट ये थोड़ी क्लासिफाइड है, और इन्हें वो कैसे ट्रैक करेंगे, इन चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। पीएफआई ने भी 2047 तक उनका एक विज़न दिया था कि इंडिया को कैसे कैप्चर कर लेंगे। उसके तोड़ में मोदी जी के पास भी एक विज़न है कि अगर हम ये 5-6 करोड़ या 7 करोड़ बांग्लादेशियों को पुश बैक करके बाहर भेज सकते हैं, और ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है वोटर कार्ड में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इनसे अगर हम ये फ्लश आउट कर सकते हैं, तो हम ये आने वाली जो इम्पेंडिंग डेंजर है उसको बहुत हद तक रोकने में सक्षम होंगे। तो इसी नोट पे दोस्तों, मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा लेता हूँ। आगे और भी चीज़ों को लेके हम दोबारा बात करेंगे। भारत माता।